दोस्तों मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रट्टा नहीं लगाना है। एकदम बेहतरीन तरीके से वीडियो को देखिए, एक भी वर्ड आपको इधर उधर होने नहीं देंगे, डायरेक्टली आपकी खोपड़ी में घुसाने की मैं कोशिश करूंगा। याद रखिएगा मेरे भाई, वो शिक्षक शिक्षक ना रहा जो स्टूडेंट्स को समझा ना पाए, लेकिन मेरे भाई मैं आपके सामने आज जो बताने वाला हूं ना बिल्कुल एकदम साधारण भाषा में होगा और जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना ना भूले। चलिए सर, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो 5 मार्क्स का आएगी और ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि आपके फाइनल एग्जाम में 100% आएगी भाई। जो हर साल कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसी होती है जो आपका कॉमन बनती है। जैसे पहला क्वेश्चन सर हमारा है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की उल्लेख करें या विवेचना करें। अच्छा, जनसंख्या वितरण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। मान के चलिए मैं धनबाद में हूं, धनबाद की आबादी 1 लाख है, ठीक है। तो धनबाद में मेरे भाई चला गया 5000 लोग, कहां पे चले गए? दूसरे जगह चले गए। तो जब जा रहे हैं तो कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई रीजन होगी ना, इसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या वितरण। या तो मैं बोल सकता हूं कि धनबाद शहर इतना अच्छी है कि लोग यहाँ पे आने के लिए तरसते हैं, ये भी हमारा जनसंख्या वितरण हो गया। आइए सर साधारण भाषा में मैं आप लोगों को समझाता हूं। किसी भी देश अथवा प्रदेश की जनसंख्या के वितरण को हो निम्नलिखित कारकों को द्वारा प्रभावित किया जाता है। सबसे पहला आता है सर हमारा धरातल। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं आप कौन से एरिया में रहना पसंद करेंगे तो आप बोलेंगे सर हम ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहां की जलवायु बहुत अच्छी हो, जहां की मिट्टी अच्छी हो, पहाड़ी एरिया ना हो और उसके बाद बाढ़ जैसे ना आए, सूखा ना पड़े, जहां पे हम कृषि कर सके, वैसे ही जगह पे आप रहना चाहेंगे ना। वही चीज कह रहा था, धरातल। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में धरातल की विभिन्नता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जो धरातल होती है ना भाई, धरातल का मतलब धरती, जहां पे हम लोग खा पी रहे हैं, जहां पे हम लोग चल रहे हैं, जिससे हम लोग फसल उगाते हैं, जिसके सीने पे चढ़ के हम लोग चल रहे हैं। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में धरातल की विभिन्नता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उबड़ खाबड़, आप ऐसे जगह पर नहीं रहना पसंद करेंगे जहां उबड़ खाबड़ हो, यस या नो। तो उबड़ खाबड़ तथा ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या कम आकर्षित होती है। जहां पे पहाड़ होती है, जहां पे उबड़ खाबड़ होती है, वहां पे लोग बहुत ही कम जाते हैं। आखिर जाने का कारण कम है भाई, इसलिए क्योंकि वहां पे सारी सुविधा नहीं मिल पाती है। आपको जो मैं बोल रहा हूं ना वैसा ही लिखना है जैसे मैं आपको बोल रहा हूं। उबड़ खाबड़ तथा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार मरुस्थलीय भूभाग में जलवायु कठोर तथा जीवन यापन के पर्याप्त साधन ना होने के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है। अब जाहिर सी बात है भाई, जहां पे हमें पर्वतीय इलाका होगा, जहां पे हमारा उबड़ खाबड़ होगा, वहां पे हमें सारी सुविधा नहीं मिल पाएगी, जिस कारण से हम वहां पे रहना नहीं पसंद करेंगे। ये हमारा पहला कारण है धरातल, जिसे हम लोग भूमि भूमि बोल सकते हैं। आइए सर दूसरा कारण जलवायु। मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि आप ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जहां पे 365 दिन बारिश हो, क्या आप ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जहां पे 365 दिन ठंडी हो? क्या आप ऐसी जगह पसंद करना चाहेंगे, ऐसी जगह पे रहना चाहते हैं जहां 365 दिन सूखा पड़े? आप नहीं रहना चाहेंगे ना भाई। तो वही चीज यहाँ पे क्या रहा है कि जलवायु का जनसंख्या के वितरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है भाई। जो हमारा जलवायु है ना भाई, ये जनसंख्या के वितरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य उन्हीं भागों में रहना पसंद करता है, जो मनुष्य है भाई वह उन्हीं भागों में रहना पसंद करता है जहां उनको जलवायु उसके स्वस्थ तथा उद्योग के लिए अनुकूलित होती है। जहां पे हमें स्वस्थ महसूस हो, जहां पे हमें कंफर्टेबल महसूस हो, हम वैसे ही जलवायु को ढूंढते हैं ताकि मेरे भाई हमारे शरीर हमेशा स्वस्थ बनकर रहा करे। यही हमारा दूसरा कारण है। तीसरा कारण उच्चवाच। संपन्न विश्व की जनसंख्या का 1/10 भाग ही उच्च पर्वतीय व पठारों भागों में निवास करती है। इन पूरे विश्व में अगर 10 लोग रहते हैं, पूरे विश्व में की मैं बात करूं तो पूरे विश्व में अगर 10 लोग रहते हैं तो 1 लोग जो है मेरे भाई वो पहाड़ी एरिया में मजबूरी में रहते हैं। किसी का शौक नहीं लगा है पहाड़ी एरिया में रहना, ठीक है, किसी को शौक नहीं लगा है कि पठारों में जाकर रहे, वो मजबूरी में रहते हैं। वही कह रहे थे कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 1/10 भाग ही उच्च पर्वतीय व पठार भागों में निवास करता है। मैदानी में जो निर्वाह की सुविधा सबसे अधिक पाई जाती है। जब आप मैदानी की ओर जाएंगे ना भाई तो वहां पे आपको हस्तांतरण कृषि भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आज यहाँ पे फसल को उत्पादन किए, अगर यहाँ पे सही तरीके से उर्वरक नहीं हो पाया तो कल हम दूसरे भी जगह जा सकते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में आप कहाँ जाएंगे? आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। आइए सर अगला देखिए, सुविधा सबसे अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से नदी के मैदान में जनसंख्या जमाव बन जाता है। मेरे भाई यही कारण है
याद रखिएगा, यही कारण है कि दिन प्रतिदिन जो है नदी के किनारे लोग रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई लोगों को सिंचाई करने के लिए जो पानी है ना वो आसानी से मिल जाती है, लोगों को खेती करने के लिए आसानी से उर्वरक मिल जाती है। क्यों? क्योंकि नदी के द्वारा जो उर्वरक बहा कर लाए जाते हैं वो उर्वरक उठा करके वो अपने खेतों में डाल देते हैं। 5 मार्क्स मिलेगा, पैसेज बना कर रखिए। ठीक है, तीसरा आते हैं सर मृदा। अब देखिए मेरे भाई, मृदा के बारे में क्या बात कहा है, मनुष्य की पहली आवश्यकता है भोजन। मेरे भाई सही तो बात है। अगर मुझे मान के चले मेरे भाई, अगर इंसान को भोजन ना मिले ना तो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो मृदा जो एक चीज है, मनुष्य की पहली आवश्यकता है हमारा भोजन। यह भोजन हमें सीना को चीर कर देती है। कौन भाई? हमारा जमीन, जिसे हम लोग मृदा कहते हैं। तो मनुष्य की पहली आवश्यकता है भोजन। हमें मिट्टी से मिलता है भोजन। हमें कहाँ से मिलती है भाई? मिट्टी से मिलता है। मिट्टी में ही विभिन्न कृषि फसलें पैदा होती है और मिट्टी से ही हमें विभिन्न प्रकार के फसलें, जहाँ धान, गेहूं, चना, जौ, मकर वगैरह वगैरह बहुत सारी सब्जी है, बहुत सारे जो है अनाज का उत्पादन होती है। इसलिए विश्व के जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी अधिक होती है वैसे जगहों पर लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। जहां पे मिट्टी की संख्या, जहां पे मिट्टी अच्छी होगी वैसे ही जगह पे वो लोग रहना पसंद करते हैं। उम्मीद करते हैं मेरे भाई जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आइए सर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है सर, बहुत ही टॉप ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगला क्वेश्चन है कि सर धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। क्या बताना है मेरे शेरनियों? बताएंगे सर धात्विक और अधात्विक। मेरे भाई ये तो हमारा सिर्फ प्री टेस्ट के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, नहीं, आप लोग फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग भी आप लोग ध्यान रखिए। और फाइनल एग्जाम में अगर अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं ना तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद जो आपका क्रैश कोर्स है ना भाई, इस क्रैश कोर्स को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इस क्रैश कोर्स को आप लोग एनी हाउ जल्दी से ज्वाइन कर ले और हमारे साथ फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग सुबह और शाम हमारे एप्लीकेशन पे दोनों टाइम पे लाइव क्लास चलती है, जहां पे आप जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं सर, धात्विक और अधात्विक खनिज। पहला पॉइंट देखिए मेरे भाई धात्विक खनिज का। धात्विक खनिज आखिर कहते किसको है? तो धात्विक खनिज में धातु कच्चे रूप में होती है। जो धात्विक खनिज होती है ना भाई, उसमें धातु कच्चा रूप में होता है। ठीक है, और धात्विक खनिज में धातु नहीं होती है। याद रखिए, और धात्विक जैसे मेरे भाई लकड़ी हो गया, क्या हो गया? लकड़ी। याद रखिए, लकड़ी याद रखना भाई, क्या हो जाएगी? हमारा लकड़ी हो जाएगी। ठीक है, जो हमारा बिल्कुल धातु जिसमें नहीं पाया जाता है। पहला दूसरा पॉइंट में आते हैं। पहला पॉइंट याद रखिएगा, धात्विक खनिज में धातु कच्चे रूप में पाए जाते हैं और अधात्विक खनिज में धातु नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, धात्विक खनिज को एक बार प्रयुक्त करने के बाद पुनः फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है। मेरे भाई जो हमारा धात्विक खनिज है ना, इसको हम लोग एक बार अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर हम इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम धात्विक खनिज को एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो दोबारा मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर बात करूं पॉइंट नंबर दूसरा अधात्विक खनिज की, तो अधात्विक खनिज को बार बार प्रयोग नहीं लाया जा सकता है। जो हमारा अधात्विक खनिज है भाई, इसको हम लोग बार बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार लकड़ी को अगर हम लोग जला दिए तो क्या वो लकड़ी दोबारा मुझे मिलेगी? तो आप बताएंगे नहीं मिलेगी सर। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, उन्हें सरलता से पिघाला जा सकता है। जो हमारा धातु है ना भाई, इसको हम लोग पिघाल सकते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब हम लोग आसानी से पिघाल सकते हैं। यार हमारा जो अधात्विक खनिज है इन्हें हम पिघाल नहीं सकते हैं। 3 पॉइंट हो गया सर। अगला पॉइंट देखिएगा, याद रखिएगा, अगला पॉइंट एक और लिख लीजिए भाई, जैसे हमारा ये पॉइंट लिख लीजिएगा, यदि धात्विक खनिज को लोहा को तोड़ा या गलाया जाए तो धातु प्राप्त होती है। याद रखिएगा, यदि धात्विक खनिज को तोड़ देते हैं, धात्विक खनिज को या तो हम लोग तोड़ देते हैं या गला देते हैं तो उससे हम लोग धातु प्राप्त करते हैं। जैसे हमारा मैग्नीज, टंगस्टन, क्रोमाइट जैसे लोहा प्राप्त होती है। यदि अधात्विक खनिज को तोड़ा जाए तो इसमें धातु प्राप्त नहीं होती है, जैसे हमारा अभ्रक, चूना और पत्थर। याद रखिएगा मेरे भाई, हम लोग अधात्विक खनिज को जब भी हम लोग तोड़ते हैं, याद रखिएगा, या हम लोग तोड़ते हैं या गलाते हैं तो मेरे भाई इससे हमें धातु प्राप्त नहीं होती है, इसको ख्याल रखिएगा। अब आते हैं सर हमारा अगला पॉइंट कि अधिकतर धात्विक खनिज पूर्ण ठोस अवस्था में होती है। जो हमारा अधिकतर जो खनिज होती है धात्विक खनिज पूर्ण अवस्था से अगर देखा जाए तो ठोस पदार्थ होती है। अधात्विक खनिज पदार्थ की 3 अवस्था होती है, जैसे हमारा ठोस, द्रव, गैस। याद रखिएगा तीनों अवस्था हमारा होता है किसमें? तो बताएंगे सर अधात्विक खनिज में। ठीक है भाई, इसके अलावा आप देखिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट में कि इन्हें किसी दूसरे रूप में भी परिवर्तन किया जा सकता है। अगर मेरे पास इतना बड़ा एक लोहा है, ठीक है, इसको अगर हम गला के एक चाकू बनाना चाहेंगे ना तो हम बना सकते हैं भाई। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कह रहा है
कि इन्हें किसी दूसरे रूप में भी परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे लोहा अयस्क से चाकू बना सकते हैं, ठोस अवस्था में हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। अगर यही चीज अगर मैं बात करूं ना, इन्हें दूसरे रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जो हमारा अधात्विक खनिज है इससे हम लोग दूसरे रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, इस बात को ख्याल रखिएगा। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, दूसरे रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, सिंपल सा है कि धात्विक खनिज में धातु पाए जाते हैं और लोहा पाए जाते हैं, और धात्विक खनिज में लोहा नहीं पाए जाते हैं। बहुत सारा आप रीजन लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मैं जो बता रहा हूं वही आपको लिखना है। अब आते हैं सर ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर स्पष्ट करें। मेरे भाई बहुत सारा रीजन है, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में बहुत अंतर है। आप अपने मन से भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको साधारण भाषा में समझा रहा हूं, सुनिएगा। पहला, ग्रामीण बस्ती के निवासियों का व्यवसाय कृषि, पशुपालन, आखेट, लकड़ी काटना, वन भोजन एकत्रित करना तथा खनन करना होता है। याद रखिएगा, जो हमारा ग्रामीण बस्ती होती है ये प्राथमिक क्रियाकलाप में निर्भर रहते हैं। पहला पॉइंट सुनिएगा, जो हमारा हमारा जो ग्रामीण बस्ती है, याद रखिएगा ग्रामीण बस्ती पूरी तरह से प्राथमिक क्रियाकलाप पर निर्भर रहती है, जैसे मछली पालन करना, कृषि करना, खेती करना, उसके बाद खनन करना, आखेट करना, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, मछली पालन करना, ये सब आता है सर किसमें, हमारा ग्रामीण बस्ती में। अगर मैं बात करूं नगरीय बस्ती, तो ये बिल्कुल द्वितीय क्रियाकलाप पर निर्भर रहती है। सर द्वितीय क्रियाकलाप पर जैसे मेरे भाई व्यापार करना, जैसे हमारा हो गया सर विनिर्माण करना, इसे हम लोग बोलते हैं द्वितीय क्रियाकलाप के अकॉर्डिंग जो हमारा होता है नगरीय बस्ती। ठीक है, अब देखिए बहुत सारा पॉइंट लिख सकते हैं। सर हमारा ग्रामीण जनसंख्या कम होती है, नगरीय जनसंख्या ज्यादा होती है। ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व कम होती है, नगरीय जनसंख्या घनत्व ज्यादा होती है। लिख सकते हैं आप, तो अपना साधारण भाषा में लिखने की कोशिश करिए। नगरीय जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलाप पर निर्भर करते हैं, जो हमारा ग्रामीण बस्तियां हैं ये प्राथमिक क्रियाकलाप पर निर्भर होते हैं। अगर मैं बात करूं नगरीय, तो ये द्वितीय क्रियाकलाप पर निर्भर होती है। सिंपल समाज से लिख सकते हैं भाई, ग्रामीण बस्तियों में सारे चीज की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन मेरे भाई नगरीय बस्ती में सारे चीजों की सुविधा उपलब्ध है, जैसे व्यापार करना, जैसे शिक्षा प्राप्त करना, जैसे स्वास्थ्य की विधि, ये सब सारा हमारा आता है किसमें सर, हमारा नगरीय बस्ती में। आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूंगा कि आपका गांव और शहर में क्या अंतर है, आप बोलेंगे कि शहर में बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, गांव में अभी भी झोपड़ी पड़ा हुआ है, गांव की सड़क व्यवस्था सही नहीं है और हमारा शहर की सड़क व्यवस्था अच्छी है, मजबूत है। आप ना अपने तरफ से बहुत कुछ लिख सकते हैं ना भाई। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। जैसे और भी आपको मैं डिफरेंट क्रिएट करा रहा हूं, सुनिए भाई। गांव में परिवहन की जो सुविधा है ना भाई, वो नहीं है, क्योंकि गांव के लोगों को मेहमान घर जाने के लिए मेरे भाई उसको कई किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है, तब जाके वो गाड़ी मिलती है। लेकिन अगर यही चीज अगर मैं नगर की चले जाऊंगा ना भाई, आप अपने क्वार्टर से बाहर आइए, आपको तुरंत वाहन मिल जाएगी, आपको तुरंत परिवहन मिल जाएगी। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। याद रखिएगा मेरे भाई, एक एक कर्ज का हिसाब चुकाना है हम अपने मम्मी पापा को। क्या करना है भाई, एक एक हिसाब का कर्ज चुकाना है हमारे माता पिता को। आइए सर, मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे कि अगर आपके एग्जाम में कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत ही शानदार तरीके से आप लिख लेंगे, मैं पूरा विश्वास करता हूं। अब आते सर भारत में जल प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन करें। अच्छा, भारत में दिन प्रतिदिन जो हमारा जल है ना भाई, वह प्रदूषित होती जा रही है। एक्चुअली पूरे विश्व की समस्या है, लेकिन भारत में खास करके अगर मैं देखूं, जिस नदी का नाम है पवित्र नदी, वही नदी मेरे भाई आज सबसे गंदा नदी है। आप सभी को पता है वही नदी है मेरे भाई सबसे गंदा नदी। ठीक है, जो नदी सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी, वही नदी आज सबसे गंदा नदी है। आखिर क्यों, वह कारण आपसे पूछा गया। पहला सुनिए भाई, जनसंख्या विकास के साथ जहां एक तरफ जल की मांग बढ़ रही है। अच्छा, दिन प्रतिदिन अगर जनसंख्या बढ़ेगी, दिन प्रतिदिन अगर मैं बात करूं जनसंख्या अगर बढ़ेगी ना, तो जल की भी आवश्यकता बढ़ेगी। और जब दिन प्रतिदिन मेरे भाई, अगर एग्जाम्पल में दे रहा हूं, ठीक है, तो मेरे घर में अगर 5 व्यक्ति है और एक दिन में मेरे भाई एक व्यक्ति ने एक बाल्टी का प्रयोग करती है, एक बाल्टी पानी का प्रयोग करती है, तो 5 बाल्टी। अगर मैं जनसंख्या बढ़ा दूं, 5 से हम लोग 10 हो गए, तो 10 व्यक्ति को नहाने का जो गंदा पानी है, मल मूत्र है, वो कहां जाकर मिलेंगे, सीधे नदी पे जाकर मिलेगी। तो ये भी एक तरह का क्या है, जल को हम लोग प्रदूषित कर रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या जल को प्रदूषण पहुंचा रही है, यस या नो। तो वही कह रहा है कि जनसंख्या विकास के साथ जहां एक तरफ जल की मांग बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ जल की गुणवत्ता में काफी कमी आ रही है। जो जल की क्वालिटी है ना भाई, वो दिन प्रतिदिन घटता नजर आ रहा है। जल की गुणवत्ता में कमी जल प्रदूषण के कारण हुई है, जिसके निम्नलिखित कारण है।
याद रखिएगा, जल प्रदूषण का कारण अगर आपसे पूछा जाएगा तो एक एक बताना है सर। सबसे पहले आपको बताना है कि प्राकृतिक अपरदन, भूस्खलन, यहाँ पे भूस्खलन होगी, ठीक है, भूस्खलन, पेड़ पौधे तथा जीवों का सड़ना। आज दिन प्रतिदिन मेरे भाई हम लोग पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं। आज अगर हम लोग पेड़ पौधे की कटाई करेंगे तो मेरे भाई वर्षा नहीं होगी। अगर वर्षा नहीं होगी तो तालाबों में पानी नहीं आएगी, तो वह पानी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी, जो पुराना पानी होगी। याद रखिएगा, जो हमारा पुराना पानी सड़ जाएगी पूरी तरह से, तो मेरे भाई वो पानी क्या हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है मानव निर्मित गंदा जल, औद्योगिक अवशिष्ट के गिराना। अब मेरे भाई यहाँ पे आप लोग सीधा सीधा मेरा बात को याद रखें, मानव निर्मित। आज हम लोग अपने प्रकृति को हनन कर रहे भाई, आज हम लोग अपने प्रकृति को हानि पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ जल में सबसे ज्यादा दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ने से मेरे भाई हम लोग पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं। साथ ही साथ जब हम अपने पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं तो उस कटाई किए हुए जगहों पे हम फैक्ट्री बसाते हैं। जब हम अपने फैक्ट्री को बसाते हैं तो वहाँ की जो गंदगी पानी होती है, फैक्ट्री का जो केमिकल पदार्थ होती है जो बिल्कुल जहरीली होती है, गंदगी पानी होती है, मल मूत्र जो होती है, वो सीधे हमारा नदी के माध्यम से जोड़ा जाता है। जब ये नदी के माध्यम से जोड़े जाते हैं तो ये नदी का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो जाती है, जिससे हमारा गंगा नदी, वो पानी जब प्रदूषित हो जाती है तो मेरे भाई जब वो पानी कोई व्यक्ति किसी भी चीज के लिए, किसी भी काम के लिए जब इस्तेमाल करते हैं, जैसे बर्तन धोना या कोई पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं या कोई सिंचाई के लिए जब इस्तेमाल करते हैं, तो तरह तरह की हमें बीमारी पैदा होते हुए नजर आती है। तो एक तरह का ये भी हमारा जल प्रदूषण का कारण बन सकती है। ठीक है, चलिए सर अगला देखते हैं। सर देखिए, बहुत सारी बीमारी हो सकती है, जैसे दूषित जल के प्रयोग से होने वाली बीमारी, अतिसार, रोहा, आंतों की कृमि, पीलिया मतलब जॉइंडिस। याद रखिएगा मेरे भाई, जैसे मच्छरों के काटने से डेंगू होती है, इसी तरह से मलेरिया वगैरह बहुत सारी बीमारी हमारा जल से उत्पन्न होती है। चलिए सर अब आगे पॉइंट देखिए मेरे भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं बताना भूल गया हूं, ये क्वेश्चन मैं एक्चुअली नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग अपने कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा। पनामा नहर ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा किस प्रकार की योगदान दिया है? बाबू ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन और एक साइबर ट्रांसफर ने क्या होती है ना भाई, साइबर ट्रांसफिरियन, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स और ये 5 मार्क्स 100% आपके फाइनल एग्जाम में आएगी। कल के पेपर में आए या ना आए मुझे, मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पनामा नहर और आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये क्वेश्चन आपके पेपर में हर हाल में आएगी। इसको याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हिसाब चुकाना है मेरे भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सर कुटीर उद्योग और लघु उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब मेरे भाई छोटा उद्योग, कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है मेरे भाई, छोटा उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है सर, याद रखिएगा छोटा उद्योग। अब छोटा उद्योग, अब बड़ा उद्योग में क्या अंतर है, छोटा उद्योग और बड़ा उद्योग में क्या डिफरेंट है, ये आपको बताना है। देखिए मेरे भाई, सबसे पहला हमारा जो डिफरेंट तैयार होती है ना भाई, वो कुटीर उद्योग दक्षता के आधार पर परिवार के सदस्य तैयार चलाते हैं। अब पहला पॉइंट हटाइए भाई, आप मेरे भाषा को सुनिए। कुटीर उद्योग परिवार के सदस्य के द्वारा चलाया जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं, सुनिए। कुटीर उद्योग परिवार के सदस्य के द्वारा चलाया जाता है, जबकि अगर मैं बात करूं लघु उद्योग, लघु उद्योग को चलाने के लिए कई मजदूरों की आवश्यकता होती है। पहला डिफरेंट हो गया मेरे भाई। कुटीर उद्योग छोटे छोटे उद्योग, जैसे अगरबत्ती बनाना, साबुन बनाना, बिस्किट बनाना, ये सब क्या है हमारा कुटीर उद्योग का काम होती है। तो कुटीर उद्योग में भाई याद रखिएगा, कुटीर उद्योग में एक छोटे से परिवार खुद अपने परिवार के सदस्य उसमें काम करते हैं। अगर मैं बात करूं लघु उद्योग का, तो लघु उद्योग में बड़े बड़े मजदूर की आवश्यकता होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, इनके उत्पादों से परिवार की आवश्यकता की पूरी की जाती है। और कुटीर उद्योग को जब मेरे भाई, कुटीर उद्योग को जब हम लोग सामान को इस्तेमाल करने बनाने के बाद जब हम दूसरे जगह जब इसको बेचते हैं, जब इसके दूसरे जगह जब हम ट्रांसफर करते हैं तो पैसा हमें मिलती है। इससे हम अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, है ना। इससे हम अपने परिवार का क्या करते हैं भाई, भरण पोषण करते हैं। अधिवेश उत्पादन को स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है, और जब हम इसको बना लेते हैं तो पूरी तरह से हम इसको दूसरे बाजारों में बेचते हैं। इसमें स्थानीय कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है और इसमें हम लोग कच्चा माल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर यही चीज अगर मैं बात करूं लघु उद्योग में, तो कच्चे माल वो मेरे दोस्तों लाते हैं, तब जाकर उससे पक्का माल तैयार किया जाता है। सबसे पहले कुटीर उद्योग में मेरे भाई कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कच्चे माल तैयार किए जाते हैं। और लघु उद्योग में होती है क्या कि कच्चा माल से नया माल का निर्माण किया जाता है, क्योंकि लघु उद्योग कच्चे माल का तैयार करती है और ये कच्चे माल तैयार करने के बाद ये कहां जाती है सर, हमारा लघु उद्योग के बाद, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें उत्पादन छोटे स्तर पर होती है, इसमें मेरे भाई जितना ऑर्डर होती है उतना ही वो उत्पादन करके रख लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं लघु उद्योग में, तो लघु उद्योग में मेरे भाई 5 महीना का पूरा
कितना हमारी खपत होगी सामान का, कोई भी प्रोडक्ट का कितना खपत होगी, वो पहले वो बना के रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई उनका व्यापार बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही बड़े स्तर पे किए जाते हैं। अगला स्तर, इनमें से उत्पादन साधारण औजार उपकरणों की सहायता से किया जाता है। अब मेरे भाई जब भी हम लोग कुटीर उद्योग बनाते हैं तो इसमें बड़े बड़े कोई औजार की आवश्यकता नहीं पड़ती, याद रखिएगा, इसमें कोई बड़े बड़े औजार की आवश्यकता नहीं पड़ती है भाई, इसको ख्याल रखिएगा। जबकि अगर मैं बात करूं लघु उद्योग का, तो लघु उद्योग या दीर्घ उद्योग में मेरे भाई बड़े बड़े मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए हमें भारी रकम की आवश्यकता पड़ती है, भारी पैसा चाहिए, तब जाकर हम लोग मशीन खरीद सकते हैं। तो इसको भी याद रखेगा। ग्रामीण जो हमारा होता है भाई, ग्रामीण समाज के लोग जो है कुटीर उद्योग पर निर्भर रहते हैं। अगर मैं बात करूं शहरी समाज के लोग जो है वो पूरी तरह से याद रखेगा हमारा लघु उद्योग पर निर्भर होती है। ग्रामीण लोग जो होती है वो कुटीर उद्योग पर निर्भर करते हैं, और अगर जो ग्रामीण हमारा नगरी या शहर का जो लोग है वो पूरी तरह से हमारा कहाँ निर्भर होती है सर, तो बताएंगे सर हमारा लघु उद्योग पर निर्भर करते हैं। इस तरह से मेरे भाई आप बहुत कुछ अपने तरफ से ना, आप बहुत कुछ मेरे भाई अपने तरफ से आप लिख सकते हैं। जैसे कुटीर उद्योग की मैं बात करूं, रस्सी बनाना, टोकरी बनाना, ऊन कतना, चटाई बनाना आदि कुटीर उद्योग का उदाहरण है। ये सब हमारा क्या है भाई, कुटीर उद्योग है। और यही सब है मेरे भाई जो लोग आज हम लोगों के पारिवारिक जो है मेरे भाई चलाने के लिए ये सब उनको करना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारा चीज बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके प्ले स्टोर से इस कोर्स को आप लोगों को क्रैश कोर्स जो बताया जा रहा है, इस क्रैश कोर्स को आप लोग एनी हाउ जल्दी से आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें। फिलहाल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।